आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत मेरी दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज हम आपको पूरा सीरियस सिविल वॉर जो है वो समझाएंगे। कई बार मैंने इस पे लेक्चर लिए, बशर अल असाद पे लेक्चर लिए हैं, उनकी बायोग्राफी कवर की है, बहुत कुछ के मैंने किया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार सीरिया सिविल वॉर हो क्यों रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको करंट सिचुएशन जो है वो पता लग जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कल तक हमारी सेल है 10,000 एमसीक्यू की। आपको पता है भी बहुत सारी वारंट्स आने वाली हैं, सरकारी एग्जाम्स आने वाले हैं, आरओ एआरओ। ये क्लासेस ऑलरेडी चल रही, लाइव एंड रिकॉर्डेड। तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, देखिए कल सीरिया का जो एलेप्पो शहर है, कल मैंने लेक्चर लिया था, वो आप देख सकते हो। उसमें एलेप्पो के बारे में मैंने समझा दिया था, ऐतिहासिक शहर है। तो यहाँ पे 2011 से सीरिया का सिविल वॉर जो है वो शुरू हुआ है। और जब से सीरिया का सिविल वॉर शुरू हुआ है, तब से कल सबसे बड़ी यू नो एक डेवलपमेंट हमको सामने आई, जो कि अल शाम तहरीर अल शाम ग्रुप है, उसने जो है वो एकदम से हमला किया। रेबेल फोर्सेस, अब देखिए इसमें ईरान भी कूद गया है, रशिया भी कूद गया है, हर कोई यहां पे कूदा है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार कंडीशन क्या है सीरिया की। देखिए अगर सीरिया की कंडीशन की बात करें ना, तो ये बहुत अच्छी नहीं है। सीरिया जो कि एक ऐतिहासिक शहर रहा है, ठीक है, लेवेंट या फिर लेवेंट रीजन के आसपास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऐतिहासिक तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया भर में शिया मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में है और जो सुन्नी है वो मेजॉरिटी में है। ठीक है, आप ये मान के चलिए लगभग 70-30 का रेशियो हर ही देश में रहता है। 20 से 30% जो है वो शिया रहेंगे और बाकी सुन्नी रहेंगे। और यहाँ पे भी 16 से 20% जो है वो शिया है, अगर हम बात करते हैं सीरिया में। लेकिन यहाँ देखिए मेजॉरिटी तो सुन्नी है, ईरान में मेजॉरिटी शिया है, तो पूरा शिया सुन्नी पर ही विवाद है। अब अभी हमने पाकिस्तान में भी देखा कि वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो अब क्या हुआ कि 1970 में हाफिज अल असद, ये कौन है, ये है पिताजी बशार अल असद के। तो 1971 में इन्होंने तख्ता पलट किया और ये उस समय आर्मी को कंट्रोल करते थे, और जो भी आर्मी को कंट्रोल करेगा वही राजा है। अगर आर्मी ही और पुलिस जो है वो विद्रोह कर देगी, आमतौर पे तख्ता पलट ऐसे ही होते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, भाई आप आर्मी को कमांड दोगे, आर्मी गोली चलाने से मना कर देगी कि हम अपने 2 लोगों पे नहीं चलाएंगे, आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि आर्मी कंट्रोल करते थे और हाफिज अल असद ने तख्ता पलट कर दिया। अब ये लगभग 30 साल तक रहे हाफ, और इनके पास पूरा कंट्रोल था देश का। अब देखिए सुन्नी मेजॉरिटी में थी और ये शिया थे, लेकिन रूल अच्छा था। भाई लोगों को घंटा फर्क पड़ता है, लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन हो। चाइना में आप देख लो, कहा चाइना में रिबेलियन नहीं होगा। लोगों को फर्क पड़ता है कि क्या आप हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पा रहे हो, क्या आप हमको अच्छे से रूल कर पा रहे हो। तो यहां जो हाफिज अल असद है, उनके खिलाफ कोई एज सच विद्रोह बहुत बड़े नहीं हुए। दिक्कतें थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल गया था। फिर 2000 में आते हैं डॉक्टर साहब, जिनको बशार अल असद, ठीक है, डॉक्टर है वो, वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ के लौटे हैं। तो डॉक्टर साहब आते हैं बशार अल असद। अब बशार अल असद जो है अपने पिताजी की जो पूरी विरासत है उसको अपने हाथों में लेते हैं। अब वही थर्ड जनरेशन थ्योरी होती है, फर्स्ट जनरेशन बनाता है, सेकंड जनरेशन जो है वो मेंटेन करता है, और थर्ड जनरेशन बिगाड़ देता है। पर अब ये तो सेकंड जनरेशन थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूल करना शुरू किया, लेकिन कुछ किस्मत सही नहीं रही। अब आपको पता है पूरा डेजर्ट एरिया है। 2-3 कॉज है। सबसे पहला कॉज तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था 2006 से लेकर 2010 में, एक बहुत बड़ा ड्रॉट आया था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, टैक्सेस बढ़े हुए थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ऊपर से बशार अल असद यही कह रहे थे कि देखिए हम कोई रियायत नहीं बरतेंगे आपके ऊपर, पैसा तो आपको देना है। अब देखिए लोगों के पास पैसा नहीं, लोग परेशान, लोग कहाँ से थे। और उसी दौरान दोस्तों सबसे बड़ा कॉज आता है अरब स्प्रिंग। 2011 में मोहम्मद मुइज नहीं बुआजीजी, ये एक सब्जी बेचने वाले थे, लगभग 11:30 बजे परेशान थे। ये तुनीशिया में जो अथॉरिटीज़ आती थी उनसे रिश्वत लेती थी, परेशान थे, इन्होंने आग लगा ली। और ये छोटी सी चिंगारी ऐसी आग बन गई, लोगों में गुस्सा वैसे ही भड़का हुआ था। बेन अली जो 1989 से तुनीशिया में डिक्टेटर थे, उनके खिलाफ ऐसे उग्र प्रदर्शन हुए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। ही स्टेप्ड डाउन 2011 में, और खेल खत्म हो गया और तुनीशिया में डेमोक्रेसी आ गई। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो अगल बगल वाले देश मजा आ गई उनको यार, कि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। अब उसके बाद ये आग फैल गई। अब ये आग फिर तुनीशिया से फिर इजिप्ट में गई, इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर पे सब जमा हो गए। और ऊपर से ये जो हौसनी मुबारक
मतलब उनके जो जेट्स है, बोला हाँ मारो 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 मारो, हम मर नहीं आए, मार दो। वहां पे भी डेमोक्रेसी आ गई, हालांकि वो खाली नाम की थी डेमोक्रेसी, बट आ गई, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब में हो गए रेवोल्यूशन। सऊदी अरब में, यूएई में डर, बहुत डर था भाई, वो बहुत डरते हैं, लेकिन उन्होंने दबा दिया उस रेवोल्यूशन को। जबरदस्त फोर्सेज जो है वो यूज की गई। इराक और सीरिया, आईसिस खड़ा हो गया, ठीक है। तो सबसे बुरे हालात जो हुए वो इसी आईसिस, ये सीरिया और इराक के हुए। पहले तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक था, इराक में जो प्रॉब्लम चल रही थी अमेरिका की वजह से। अब क्योंकि सीरिया में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, सीरिया में लोग वैसे ही परेशान थे, सीरिया में लोग आ गए सड़कों पे। लेकिन इसका दोस्तों एक और बहुत बड़ा कारण बना 2011 में, जब ये पूरा अरब स्प्रिंग का प्रकरण हुआ मार्च के करीब। तो यहां पे एक छोटा सा बच्चा था 14 साल का, मुआवे करके नाम था, उसने दीवार पे लिख दिया था कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। और उसके साथ काफी स्कूल था छोटा सा, वहां पे काफी बच्चे भी थे। तो अब क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात है कि जब ऐसा होगा तो फिर अथॉरिटी छोड़ेंगे नहीं, बशार अल असद तो डिक्टेटर आदमी है। जब उनकी आर्मी ने ये देखा और ये जब वायरल हुआ कि अच्छा ये लिखा गया है, उठा लो इन सबको, छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया, पूरे स्कूल को उठा लिया गया, पूरे स्कूल को उठाया गया। उसके बाद औरतें और जितने भी परिवार है वो सब भीख मांगने लगे कि प्लीज हमारे बच्चों को छोड़ दिया। बच्चों ने क्या, 14 बार, कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, ये नहीं माने। फिर बहुत ज्यादा जब प्रोटेस्ट होना शुरू, ये इमीडिएट कॉज था, सबसे बड़ा कॉज यही था। जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए तो फिर इनको छोड़ा गया। लेकिन जब बच्चों को छोड़ा गया और उसके बाद जो बच्चों ने बताया है, बच्चे कहते हैं कि भाई बहुत बुरे हालात में थे बच्चे, उनके नाखून उखाड़ लिए गए थे, पूरे शरीर पे जख्म थे, बहुत मारा गया था। तो ये और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। अब उसके बाद फिर एक वेव चल गई, आप समझ रहे हो, कि अब तो इनको छोड़ेंगे नहीं। और फिर यहां पे बशार अल असद बचने वाले थे नहीं, भयानक प्रोटेस्ट हुए। और अब उग्र प्रोटेस्ट हो गए, अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट थे, लेकिन अब वायलेंट हो गए। तो यहां पे एक फ्री सीरियन आर्मी बनाई जाती है, यह ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री सीरियन आर्मी क्या है? बहुत सारे आर्मी वालों ने, जो मैंने बताया ना, सीरिया में आर्मी के ही दो टुकड़े हो गए। आर्मी वालों ने मना कर दिया कि भाई भैया हम जो है तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम लोगों का साथ देंगे। तो फ्री सीरियन आर्मी को अमेरिका सपोर्ट करता है, 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। फ्री सीरियन आर्मी को अमेरिका सपोर्ट करता है, और वो किसकी आर्मी है? वो लोगों की आर्मी है। यहां पे बशार अल असद की जो सरकार है उसकी आर्मी से लोग टूटे, सोल्जर्स टूटे, और उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी बना ली। उसके बाद आइसिस, तीसरा जो पहली सीरियन सरकार है, दूसरा फ्री सीरियन आर्मी है। फ्री सीरियन आर्मी को अमेरिका और वेस्ट, नेटो सपोर्ट करते हैं, और फ्री सीरियन आर्मी अभी काफी एरियाज को कंट्रोल करती है। और जो तीसरा है वो है आइसिस। अब आइसिस ने ये देखा कि यार ये तो बढ़िया है, एक बहुत अच्छा हमारे पास मौका है। पहले आईएसआई हुआ करता था, अब ये उसने एस और लगा ली, सीरिया भी जोड़ लिया कि हम भी वहां पे लड़ेंगे। अब जब आइसिस गया तो उसने अलग ही लेवल पे कत्लेआम शुरू कर दिया, है ना। जितने भी अमेरिकन जर्नलिस्ट को मारा जाता था, गला काट के नहीं, उस समय वीडियो आते थे कि दिखाते थे, जर्नलिस्ट को उल्टा टांग दिया जाता था, कितने लोग मारे गए। फिर उसके बाद आ गए कुर्द। अब कुर्दों ने बोला कि भाई हमको अपना कुर्दिस्तान चाहिए। आइसिस खड़ा हुआ तो कुर्दों ने बोला ना ना, हम कुर्दिस्तान लेके रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा मौका है। कुर्द, देखिए कुर्द जो है वो टर्की का भी एरिया मांगते हैं और सीरिया का भी एरिया मांगते हैं। तो टर्की की आंखों में नासूर है वो, कि तुमको हम कुछ नहीं देने वाले। और कुर्दों को अमेरिका ने बैक किया। अमेरिका ने कहा कि तुम आईसिस को हरा दो, हम तुमको। तो अमेरिका यहाँ पे फ्री सीरियन आर्मी को भी सपोर्ट कर रहा है और कुर्दों को भी सपोर्ट कर रहा है, आप समझ रहे हो। और कुर्दों ने बड़ी लड़ाई लड़के आईसिस को हरा भी दिया। तो 4 पार्टीज है। सबसे पहला कौन सा है? फ्री सीरियन आर्मी है, जो लोगों के लिए काम करती है, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। कुर्द है, उसको भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इधर जो है वो अमेरिका, मतलब पूरा वेस्ट, नेटो आप ये मान के चलिएगा। इधर आइसिस है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको खाली आतंकी ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, वो भी अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ऐसे बहुत हजार छोटे छोटे ग्रुप है। और इधर सीरियन आर्मी, सीरिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? रशिया। भाई जाहिर सी बात है, उधर अमेरिका है, अमेरिका रशिया डायरेक्ट आमने सामने आ गए। सीरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। रशिया ने तगड़ी बॉम्बिंग की, क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि भाई यहां पे मिलिट्री बेसिस चाहता है, रशिया भी यहां पे अपनी पैठ जमाना चाहता है। और क्योंकि वो एक शिया नेशन है तो ईरान सपोर्ट करेगा ही करेगा। ईरान तो डिफॉल्ट सपोर्ट करेगा ही करेगा, तो ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये अभी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, सीरियन सिविल वॉर सबसे कॉम्प्लिकेटेड। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? यहां पे जो दुश्मन है बाहर, वो यहां पे दोस्त है, आपको पता है। टर्की जो है, अजीब बात है, वो फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, वो बशार अल असद के खिलाफ खड़ा है। और कुर्दों के, अब फ्री सीरियन आर्मी को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, और कुर्दों के खिलाफ वो है टर्की। अजीब हो गई। और कुर्दों को भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो आप समझ नहीं पाओगे, मतलब आप ये समझो कि जिसका 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 जहां पे इंटरेस्ट, मेरा इसमें फायदा है तो हम अपने दुश्मन का भी साथ देने को तैयार हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हिसाब किताब है। तो ये पूरी खिचड़ी पकी गई। अब एलेप्पो जो है इनके हाथ से छूट गया था।
एलेप्पो ने रिबल्स ने एलेप्पो को कब्जा लिया था, लेकिन दोबारा से फिर रशिया ने इतनी बॉम्बिंग की कि दोबारा एलेप्पो जो है वो सीरिया के पास आ गया। तो अभी जो हुआ है, अभी जो कांड हुआ है वो कल का है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था एलेप्पो में, लेकिन 29 नवंबर को हम ये देखते हैं कि भयानक अटैक होता है एकदम से। अब सीरिया का सिविल वॉर अभी भी चल रहा है, अभी भी हालात सीरिया टूट के बिखरने वाला है भी, मान के चलिए। आज नहीं तो कल सीरिया टूट ही जाएगा, और जब टूटेगा तो जो भी देश जिस एरिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो उनका। तो सीज फायर हुआ 2020 में, कोशिश तो की गई थी, लेकिन वो खाली ऐसे ही था। यहाँ पे सीज फायर खाली नाम का होता, कोई परमानेंट, सब टेम्परेरी सोल्यूशन पे जो है वो काम कर रहे हैं। और आपको बता दो कि अभी तो एलेप्पो जो है वो अपोजिशन फोर्सेस के पास, फिर उसके बाद सीरिया ने दोबारा लिया, लेकिन फिर से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अल-शाम जो है उसने पूरी तरीके से अटैक किया। तो अभी अभी आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हयात तहरीर अल-शाम है, ये ग्रीन में आपको देख रहे हैं ना, ये इनके पास पूरा का पूरा एरिया है। उसके बाद जो यहाँ पे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, कुर्दिश, ठीक है, ये भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी आप ये येलो में, इनके पास कुछ खास है नहीं। टर्की और जो सीरियन रिबेल फोर्सेस, फ्री सीरियन आर्मी को, और सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, ये आप पिंक में देख सकते हो। तो आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, कौन एरिया किसके पास है। तो इसका मतलब सेम चीज़ है भाई, कुर्द तो चाहेंगे कि हमको तो अपना कुर्दिस्तान मिल जाए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो अभी जो हयात तहरीर अल-शाम है, इसने क्या किया ना, इसने बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स को अपने साथ मिला लिया कि चलो एक काम करते हैं, एलेप्पो को एक बार कंट्रोल में ले लेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसने बहुत सारे अपने ग्रुप को अपने साथ मिला लिया, और उसके बाद इन्होंने हमला कर दिया। और ये जो ग्रुप है ना, ये थोड़ा सा ये वेस्ट का सपोर्ट चाहता है। ये तहरीर अल-शाम एचटीएस जो है, ये कहता है कि हमारा सपोर्ट करो, हम क्रिश्चियनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम थोड़े से मॉडरेट ग्रुप है, हम आतंकवादी तो है लेकिन थोड़े से मॉडरेट है, आप समझ रहे हो। तो 2020 में इसने अलेप्पो का कंट्रोल ले लिया था, लेकिन क्योंकि अलेप्पो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अलेप्पो को कंट्रोल करेगा वो कहीं ना कहीं सीरिया को कंट्रोल कर देगा। लेकिन फिर से यहाँ पे सीरियन आर्मी ने अलेप्पो का कंट्रोल ले लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद संडे को जो सीरियन रिबेल फोर्सेस है, उसने फिर अगेन अभी जो बात है कि यहाँ पे फिर से इनको मौका मिला, तो फिर से एचटीएस जो है वो निकल गया। अब यहाँ पे बशार अल असद ने कहा है कि हम स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे, फिर अलेप्पो गया, अब फिर रशिया और ईरान कूद गए, फिर रशिया और ईरान लगातार बमबारी कर रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अलेप्पो का जो कंट्रोल है वो 110% सीरिया ले लेगा। तो अभी तो मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस, मेजॉरिटी चीज़ें सीरियन गवर्नमेंट के पास ही है, जो मेजॉरिटी एरिया है। लेकिन मतलब 40% जो बाकी एरिया है ना, येलो में जो आप देख रहे हो, वो सब कंट्रोल करते हैं ये आपके बाकी लोग, बाकी 4 पार्टी जो मैंने 3 पार्टी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो अभी तो ठीक है, और एचटीएस वाला ये एलेप्पो वाला भी एरिया पार्शली कंट्रोल कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पे बहुत बम मारे जाएंगे, क्योंकि यही होता है कि एलेप्पो में कब्जा होता है, एलेप्पो के लिए जंग है, जैसे ही एलेप्पो पे कब्जा होगा तुरंत रशिया अपने बॉम्बर्स भेज देगा, और रशिया अपने बॉम्बर्स भेजेगा तो अमेरिका लड़ाई तेज कर देगा। अमेरिका जो है वो कुर्दों को सपोर्ट देगा कि ले लो और सपोर्ट लो, मारो इन सबको। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है। अब यही एचटीएस जो है, इसको आतंकी संगठन घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस ने और बाकी सब ने, आप समझ रहे हो। तो वही है, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है, कि ये बेसिकली 4 है, 4 पार्टीज हैं। अब एक टाइमलाइन देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2011 में आपको पता ही है कि जो दारा में वही हुआ पूरा, जो स्कूल में बच्चों को मारा, टॉर्चर किया, वहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, है ना। इससे पहले हालांकि अरब स्प्रिंग हो गया था, अरब स्प्रिंग तो शुरू ही हो गया था ना। तो वहां और गुस्सा था कि भैया हर जगह अगर डेमोक्रेसी आ रही है तो हम भी, है ना। तो अगस्त सितंबर 2021 में सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए फिर, क्योंकि भयानक जो है यहाँ पे, भयानक जो है वहां पे अनस्टेबिलिटी थी। और सीरिया जो है, सीरिया लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो सीरिया पे सैंक्शंस लगा दिए। सीरिया टॉर्चर कर रहा था। जब वीडियो सामने आ रही थी, भाई देखिए सीरिया में, आपने रिपोर्टिंग देखी है कभी जाके? नहीं देखेंगे। इसराइल में वही चले गए, सीरिया में मतलब वहां पे गाजा में। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट को, 800 जर्नलिस्ट को मार दिया गला काट के, और वो भी ऐसी ब्रूटल तरीके के आईसिस मारता था कि जर्नलिस्ट ने कान पकड़ लिया कि भैया कहीं पे भी जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे हम। ये चीज है। उसके बाद फिर यही जुलाई 2011 आ जाता है, सीरियन आर्मी ऑफिसर्स वही कि फ्री सीरियन आर्मी बन जाती है। तुरंत हुआ ये, तुरंत, ठीक है। असाद के ही रिलेटिव थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी बना ली। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जुलाई 2012 तक आधा एलेप्पो जो है वो रिबेल्स के पास आ गया। 15 लाख लोग भागो, लोग तो मर ही रहे ना, इसीलिए तो लोग भाग भाग के यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं शरण लेने। तो क्यों जा रहे हैं आप देख ही सकते हैं। नवंबर में एक सीरियन नेशनल कोलिशन बनाया गया कि चलो बशार अल असद के उसके उसमें काम करते हैं। अप्रैल 2012 में हिजबुल्लाह आ गया। ईरान, भाई जब सीरिया कमजोर होने लगा, जब
वहाँ मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि जो रिबेल ग्रुप्स थे, फ्री सीरियन आर्मी, इनफैक्ट आईसिस, उसने पूरे सीरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। एक समय ऐसा आ गया था, एक समय लग रहा था कि बच नहीं पाएंगे बचार अल असद, बच नहीं पाते, लेकिन रशिया ने भयानक बॉम्बिंग की है। रशिया की वजह से दोस्तों ये वॉर बदल गया, और ईरान की वजह से ईरान कूद गया इसमें कि बशार अल असद को बचाना है, क्योंकि वो है शिया। अगस्त 2013 में हम देखते हैं कि आईसिस ने फिर से इन रिबेल ग्रुप्स को अटैक किया। अब आईसिस जो है, अब आप बोलेंगे सर आईसिस, मैंने क्या बताया भाई, 4 लोग, फ्री सीनियर आर्मी चाह रही कि पूरा सीरिया हमारे पास हो, आईसिस चाह रहा है कि पूरा सीरिया हमारे पास, और हर कोई ये कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हर कोई आईसिस कह रहा है कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, फ्री सीरियन आर्मी कह रही है हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि यहाँ पे हम ये एरिया जो है हमारे पास हो। अमेरिका थोड़ी ना आईसिस को सपोर्ट करेगा, अमेरिका तो आईसिस का खात्मा करने कि हटाओ ये एक 4 में से एक पार्टी तो हटे, ये चीज है। उसके बाद फिर अप्रैल 2014 तक दोस्तों भयानक, मतलब समझिए कि क्योंकि लेबनान बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन बॉर्डर शेयर करता है, और इतने सारे रिफ्यूजीज जो है एक के बाद एक और बड़ी कहानी है, फेमस कहानी है, जॉर्डन से सप्लाई लाइन जाती थी, तो यहाँ पे पता है क्या किया था कि ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई थी कि ये सपोर्ट जॉर्डन भी कर रहा है यहाँ पे फ्री सीरियन आर्मी को, केमिकल वेपन से हमला कर दिया था, सेरीन, है ना, बशार अल असद ने, और ये ऐसा वेपन था मांस गलने लगा था लोगों का मांस, तो इनके ऊपर बकायदा मुकदमा चला था वही क्रिमिनल कोर्ट में, बहुत बुरे हालात हुए थे। जून 2014 में जो आईसिस, मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट असाद है, उन्होंने उनको रीइलेक्ट किया, और आईसिस ने बोला कि हम एक नया कैलिफेट है और हम जो है इनको मार देंगे। उसके बाद सितंबर 2014 आ जाता है, फिर अमेरिका आ गया, अमेरिका इसमें कूद गया कि अब आईसिस को खत्म करना पड़ेगा वरना ऐसे काम चलेगा नहीं। 2015 में रशिया ने पहली एयर स्ट्राइक सीरिया में की, पहली बार 3 साल में रशिया ने बहुत बम मारा, और उसके बाद रशिया ने काफी हद तक चीजों को कंट्रोल में ले लिया और बच गए बशार अल असद। अक्टूबर 2015 अमेरिका ने अपनी स्पेशल फोर्सेज जो है वो कुर्दों के साथ मिलके आईसिस को, सबसे यहाँ पे बड़ा ये था ना कि आईसिस को हराना है, जो आतंकी ग्रुप है उनको हराना है, बाकी फ्री सीरियन आर्मी और सीरियन गवर्नमेंट बाद में लड़ लेंगी। फिर 2016 आते आते टर्किश ट्रूप भी सीरिया एंटर कर गया, ठीक है, अगेन फ्री सीरियन आर्मी को वो करने के लिए, और आईसिस को अब देखिए अजीब, वही बता रहा हूं ना कि यहाँ पे कुर्दों को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और टर्की जो है वो कुर्दों के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है, और टर्की फ्री सीरियन आर्मी को भी सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका भी फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। बहुत ही खिचड़ी सी पकी हुई है। फिर दिसंबर 16 आते आते सीरियन सरकार ने एलेप्पो को कंट्रोल में ले लिया, और 2017 में केमिकल अटैक हुआ जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, जिसमें कितने लोग मारे गए, और इनके ऊपर फिर जांच बैठाएगी, बैंड बज गई इनकी। फिर अक्टूबर 2017 आते आते वाईपीजी ने पूरा का पूरा जो सपोर्ट के साथ हरा दिया, कुर्दों ने हरा दिया, कुर्दों ने हरा दिया। यहाँ पे कुर्द बड़े बहादुरी से लड़े थे और आईसिस को हरा दिया गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, 2018 आते थे, टर्किश ने फिर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिए। टर्की डर गया कि भाई कुर्दों ने आईसिस को हरा दिया, हमको ना हरा दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे आ जाए, अमेरिका तो सपोर्ट कर ही रहा है, तो यहाँ पे टर्की के हालात जो है वो बहुत खराब हुए। अक्टूबर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप कहते कि भाई हम क्यों सीरिया, हमारा बोझ थोड़ी ना, हम क्यों अपने पैसे खर्च करें, हम नहीं खर्च करेंगे। अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, और कुर्दों को ऐसा धोखा मिला अमेरिका से, बोला कि भाई क्या किया तुमने, तुम समझ रहे हो, तुम मतलब हमको बीच मझधार में छोड़ के चले गए, जो अमेरिका हमेशा से करता है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, और अभी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि इस समय वल्नरेबिलिटी है। रशिया भी कूदा है, एलेप्पो की बात है ना, तो रशिया ईरान कूदेंगे ही कूदेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।